अगर कॉलेज की पढ़ाई यहाँ काम आ रही होती तो ये 1000 पद जो गोल्ड मेडल होल्डर होंगे इनके लिए बिल्कुल रिजर्व से हो जाते। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सिलेबस पर बेस्ड क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, लेकिन उनका आधार होता है करेंट अफेयर्स। मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। दोस्तों, यदि आईएएस बनने का एक छोटा सा भी ख्याल आपके दिमाग में मौजूद हो तो ये मानकर चलिए कि यह जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दरअसल आईएएस का जो रास्ता है आप जानते हैं कि वो कॉलेज से होकर के गुजरता है। कॉलेज से आप आए हैं और आईएएस की तरफ आप जा रहे हैं, लेकिन कॉलेज की जितनी भी बातें आपके दिमाग में हैं, चाहे वो पढ़ने का तरीका हो, एग्ज़ाम देने का ढंग हो, आंसर राइटिंग हो, प्रिपरेशन हो, सारी की सारी बातें, सारे के सारे तौर तरीके आपके दिमाग में ठीक उसी तरह से मौजूद हैं जैसे सांप की देह पर केचुली हुआ करती है। लेकिन सांप करता क्या है? एक समय विशेष के बाद अपनी उस केचुली को छोड़ता है और फिर आगे के सफर पर निकल पड़ता है। मुझे लगता है कि आपको भी ऐसा करना ही चाहिए, और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ कर कह रहा हूं, और साथ ही साथ सच पूछिए तो अपने हर तरह के अनुभवों को समेट कर कह रहा हूं। अनुभव का मतलब है कि मैं भी आप सबकी तरह स्टूडेंट रहा हूं। ये मेरा सौभाग्य था कि 5 साल तक मुझे कॉलेज में पढ़ाने का भी मौका मिला। फिर मैंने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया, और क्वालिफाई करने के बाद आज तक, शुरू से लेकर के अभी तक, मैं लगातार आप जैसे आईएएस बनने वाले युवाओं का मार्गदर्शन भी कर रहा हूं। मेरे पास स्टूडेंट आते हैं जब मुझे क्लासेस लेनी होती हैं या व्यक्तिगत तौर पर उनसे बात करना होता है, तो मैंने इस बात को बहुत गंभीर और गहरे रूप में महसूस किया है कि उनकी जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये कि वे अपने कॉलेज के तौर तरीकों को बदल नहीं पा रहे हैं। और मुश्किल तब और ज़्यादा हो जाती है जब आप उन्हें बदलने के लिए कहते हैं, उसके उपाय बताते हैं, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं होता, और यदि विश्वास हो भी जाता है तो फिर वो उस पर उतना ज़्यादा काम नहीं करते कि सच में वो अपने तौर तरीकों को बदल पाएं। तो दोस्तों, आज इसी विषय पर मैं बात करने जा रहा हूं, और बहुत ही प्रैक्टिकल अंदाज में बात करने जा रहा हूं। आइए पहले एक लॉजिक को लेते हैं। आप जानते हैं कि प्री एग्जामिनेशन में लगभग 5 लाख स्टूडेंट बैठते हैं, और फाइनली सिलेक्शन कितने का होता है? 1000 स्टूडेंट का। अब थोड़ा सोच करके देखिए कि इस देश में कितने यूनिवर्सिटीज हैं, कितने कॉलेजेस हैं, कितने इंस्टीट्यूशंस हैं। इंस्टीट्यूशन मतलब आईआईटी और आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं। फिर उनके कितने डिपार्टमेंट्स हैं, और हर साल एग्जामिनेशन होते हैं। एग्जामिनेशन में लाखों स्टूडेंट बैठते हैं, और हर सब्जेक्ट का एक टॉपर होता है, यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट होता है। तो ये जो 5 लाख स्टूडेंट बैठ रहे हैं, मान करके चलिए कि इसमें 5000 स्टूडेंट तो ऐसे होते होंगे जो गोल्ड मेडल होल्डर होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, टॉपर्स होंगे। तो देखिए, लॉजिकली आप सोचे तो सीधी सी बात है कि अगर कॉलेज की पढ़ाई यहाँ काम आ रही होती तो ये 1000 पद इनके लिए बिल्कुल रिजर्व से हो जाते। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यूपीएससी पहले इसके भी डेटा दिया करती थी कि जो सिलेक्शन हुए हैं उसमें से कितने स्टूडेंट फर्स्ट क्लास है, सेकंड डिविजनर है, थर्ड डिविजनर है। लेकिन उस समय भी जो फर्स्ट क्लास स्टूडेंट्स का जो डेटा होता था कभी भी 50% से ज़्यादा नहीं हुआ। तो सवाल ये है कि जो बाकी स्टूडेंट रहे, जो गोल्ड मेडल जिन्होंने लिया, जो फर्स्ट क्लास रहे, जो टॉपर्स रहे, वो सेलेक्ट क्यों नहीं हो पाए? उत्तर बहुत साफ है। इसलिए सेलेक्ट नहीं हो पाए क्योंकि वे अपने कॉलेज के तरीकों को बदल नहीं पाए। और दोस्तों, आप चाहे माने या ना माने, विश्वास करें या ना करें, मेरी बातों को सुनने के बाद उस पर काम करें या ना करें, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कॉलेज का जो तरीका है वो यूपीएससी पर अप्लाई नहीं होता। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि वो बिल्कुल ही अलग है या दोनों में एक दूसरे का जबरदस्त विरोध है, लेकिन फिर भी आपको तरीके तो बदलने ही होंगे। वे तरीके क्या हो सकते हैं? आइए अब इन्हें थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। कॉलेज के बारे में आप सोचिए, अपने कॉलेज के दिनों को याद करने की कोशिश कीजिए। कॉलेज में आप क्या करते थे, उन सबको आप अभी ध्यान में लाइए। और हो सकता है कि मैं जो बातें आप
के सामने रखूंगा, तो उसी सिलसिले में आपको अपने दिन कॉलेज के याद भी आ जाएं। आप कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, राइट? आपके पास एक सिलेबस होता है, आप उस सिलेबस को एक बार देख लेते हैं। उसी सिलेबस पर बेस्ड बाकायदे आपको किताबें मिल जाती हैं, बुक्स मिल जाती हैं, और उस एक बुक में आपको अपने सिलेबस के सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं। आप क्लासेस अटेंड करते हैं, लेक्चर्स सुनते हैं। बहुत से कॉलेजेस में तो हालात ये होता है कि जो प्रोफेसर हैं लेक्चर की बजाय नोट्स लिखाते रहते हैं, और आप जब नोट्स लिख रहे होते हैं तो आप बड़े खुश होते हैं और आप ऐसे प्रोफेसर्स की बड़ी तारीफ करते हैं कि अरे अरे वो तो नोट्स देते हैं, वो नोट्स लिखाते हैं, आप खुश हो जाते हैं। और मजेदार बात यह है कि आप उन नोट्स को रट लेते हैं। एग्जामिनेशन में उन्हीं से क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, और आपने रटा है तो जो कहते हो लिख करके भी आ जाते हैं, और नंबर भी मिल जाते हैं। थोड़े मोड़े नहीं, बल्कि खूब नंबर मिल जाते हैं। क्या ऐसा नहीं है? ऐसा ही है। लेकिन क्या यूपीएससी में भी ऐसा ही है? मुझे बहुत आश्चर्य होता है जब मैं स्टूडेंट से बात करता हूं और जब मैं उनसे पूछता हूं कि क्या तुमको यूपीएससी का सिलेबस मालूम है, तो शायद आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होगा जब मैं ये कह रहा हूंगा कि नहीं, वो कहते हैं कि नहीं, हमको सिलेबस नहीं मालूम। सिलेबस आपको मालूम नहीं है, सोच करके देखिए। और आप यूपीएससी की तैयारी करने चले हैं, और फिर तैयारी करने के बाद 2, 3, 4 साल के बाद आप शिकायत करते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। आपको पता ही नहीं है कि आपको पढ़ना क्या है, आपको पता ही नहीं है कि आपको किस रास्ते पर चल करके किस दिशा के माध्यम से कहां पहुंचना है। तो फिर आप बताइए कि सिलेक्शन होगा कैसे? और सबसे बड़ा चैलेंज है यूपीएससी के सिलेबस को जानना, क्योंकि यूपीएससी जो आपको सिलेबस देती है वो बहुत स्पष्ट नहीं है। नो डाउट कि आउटलाइंस वहां मौजूद हैं, लेकिन जो बिटवीन द लाइंस कहते हैं ना, कि दो लाइनों के बीच में जो ब्लैंक, जो खाली स्थान है, जहां कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सबसे ज्यादा वही लिखा हुआ है। एक बात उसने कह दी, एक छोटा सा शब्द उसमें शामिल कर दिया, और पता लगा कि उस शब्द से जुड़े हुए ढेर सारे शब्द, ढेर सारे चैप्टर्स, ढेर सारे टॉपिक्स आपको जानने हैं। दूसरी बात, कॉलेज में आपने पढ़ाई की है, जनरल नॉलेज से आपका दूर दराज तक का कोई संबंध नहीं रहा है, अगर आपका इंटरेस्ट उसमें अलग से न हो तो। अब ये जो जनरल नॉलेज है, जो करंट अफेयर्स, आप देखिए कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, और कॉलेज में इसके लिए कोई जगह नहीं है। दोनों तरह से जगह नहीं है। एक तो यह है कि जनरल स्टडीज या करंट अफेयर्स का कोई पेपर ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, पेपर नहीं है तो, लेकिन यह तो किया जा सकता है कि जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स पर जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसमें जरा सा करंट की छौंक लगा दी जाए, यानी कि करंट बेस्ड क्वेश्चन तैयार कर दिए जाए, ताकि स्टूडेंट थोड़ा सा अलर्ट रहे, अवेयर रहे कि अभी क्या कुछ चल रहा है। और मजेदार बात यह है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सिलेबस पर बेस्ड क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, लेकिन उनका आधार होता है करंट अफेयर्स, किताब नहीं। किताब में बस यह कि चैप्टर है, आपने किताब के जरिए उसके बेस को समझ लिया कि है क्या, दैट्स ऑल। अगर करंट अफेयर्स की आपको जानकारी नहीं है तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में आप कभी क्वालिफाई नहीं कर सकते। और जब मैं करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूं मित्रों, तो आपको ध्यान रखना होगा कि यह विषय नहीं है। करंट अफेयर्स एक अवेयरनेस है, एक अवेयरनेस। आप चीजों के बारे में जानते हैं और यह भी जानते हैं कि इनका मैं कहां, किस तरीके से और कितने खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल करूं। अगर आपको इस्तेमाल करने का तरीका मालूम नहीं होगा तो पता लगेगा कि आप बीच बीच में कहीं भी डाल रहे हैं और वो बेढंगा बन गया है, अजीब सा दिखाई दे रहा है। करंट अफेयर्स। फिर आप देखिए कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके कॉलेज एग्जामिनेशन में, वो किस तरीके के होते हैं। क्वेश्चंस बिल्कुल सीधे सपाट होते हैं, उनके उत्तर भी बिल्कुल सीधे सीधे लिखने होते हैं, उसमें एनालिसिस की कोई गुंजाइश नहीं होती, और न ही इस बात की गुंजाइश होती है कि आप अपने मौलिक विचार किसी के बारे में कुछ दे सकें। जबकि सिविल सर्विस में इन्हीं बातों की रिक्वायरमेंट होती है। वो जानना चाहते हैं कि किसी भी टॉपिक पर आप क्या सोचते हैं, आपका अपना दृष्टिकोण क्या है और किस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं।
इसके बाद जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, आप देखिए 150 शब्द, 200 शब्द, 250 शब्द के। कॉलेज में ऐसा नहीं है, बल्कि सच पूछिए तो कॉलेज में मजेदार बात ये होती है कि ये एक तरह से व्यंग में कहा जाने लगा है कि बाकायदे जो एग्जामिनर है वो तौल तौल कर मार्क्स देता है। आप जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको नंबर मिलेंगे, इसलिए स्टूडेंट लगातार फटाफट फटाफट कॉपी भरने में लगे रहते हैं। यहाँ ये पद्धति काम नहीं करती है। यहाँ तो बिल्कुल शब्द सीमा दी हुई है और उस शब्द सीमा में ही आपको अपना आंसर देना है। फ्रेंड्स, मैंने ये भी देखा है कि कुछ कॉम्पिटिटिव मैगजीन्स में मॉडल आंसर बाकायदे प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन उनमें न तो शब्द सीमा का ध्यान दिया जाता है और सच पूछे तो जिस तरीके से आंसर लिखे जाने चाहिए उस तरह के आंसर भी नहीं होते हैं। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कॉलेज में आपने शायद ही कभी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की होगी। आपको लगता है कि लिख लेंगे, और आप सच ये है कि लिख भी लेते हैं और नंबर भी मिल जाते हैं। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। कंटेंट की दृष्टि से भी, स्ट्रक्चर की दृष्टि से भी, एनालिसिस करने की दृष्टि से भी, और बहुत तेजी के साथ लिख पाने की दृष्टि से भी। तेजी के साथ इसलिए कि आपके पास 3 घंटे का समय है, 200 शब्दों के 20 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं। 20 क्वेश्चंस के बारे में फटाफट आपके दिमाग को सोचना है, स्ट्रक्चर बनाना है और उनके आंसर लिखने हैं। तो आंसर राइटिंग भी आपके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज पेश करती है। आप याद करने की कोशिश कीजिए कि आप कॉलेज में परीक्षा की तैयारी कैसे करते थे। कुछ क्वेश्चंस सेलेक्ट कर लिए, ज़्यादातर तो आप पाएंगे कि वो क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। कॉलेज में थोड़े बहुत बदलाव के साथ वो क्वेश्चंस आते रहते हैं। परीक्षा शुरू होनी है, उससे 1-2 महीने पहले आप अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं, लग जाते हैं, पास भी हो जाते हैं, अच्छे नंबर भी मिल जाते हैं। लेकिन क्या सिविल सर्विस में ये बात काम आएगी? ये बहुत कंटिन्यूअस स्टडी की मांग करती है और लंबे समय की मांग करती है, क्योंकि आपको विषय को रटना नहीं है, यहाँ विषय को समझना है। इस तरीके से समझना है कि वो विषय आपकी चेतना में बिल्कुल रच बस जाए, तभी जाकर के आप उसके बारे में एनालिटिकल तरीके से कुछ लिख सकेंगे। कॉलेज में ऐसा नहीं होता है। वहाँ रटने पर ज़्यादा जोर है और यहाँ समझने पर ज़्यादा जोर है। जनरली आपका अनुभव रहा होगा कि कॉलेज की तैयारी के समय या तो प्रोफेसर्स आपको नोट्स लिखा देते हैं, या मैंने तो बहुत से प्रोफेसर्स को देखा है कि वो बाकायदे नोट्स प्रोवाइड ही कर देते, अपने नोट्स ही दे देते हैं कि लो पढ़ लेना, या फिर आप अपने सीनियर्स के नोट्स ले लेते हैं। मार्केट में नोट्स बिकने भी लगे हैं, आप वहाँ से नोट्स खरीद लेते हैं और आपका काम चल जाता है। सच बात यह है कि अब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए भी ये होने लगा है। स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर किसके नोट्स खरीदे हैं, और खूब मार्केट में बिक रहे हैं नोट्स। आप कल्पना करके देखिए कि कहा जाता है कि ये टॉपर के नोट्स हैं, आप खरीदिए। क्या आपने लॉजिकली इसके बारे में सोचने की कोशिश की है कि अगर टॉपर के नोट्स बिक रहे हैं तो उस टॉपर ने अपने ही नोट्स बनाए होंगे ना? उसने किसके खरीदे थे? और वो टॉपर्स इसलिए बने? वो इसलिए बने क्योंकि उन्होंने अपने नोट्स खुद तैयार किए थे। और सच पूछिए दोस्तों, तो नोट्स खुद के ही द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ आपको चाहिए कि अगर नोट्स बना करके ही पढ़ने की आपकी आदत है, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि कंपलसरी है, लेकिन अगर नोट्स आपकी आदत में शामिल है तो आप खुद नोट्स तैयार करें, क्योंकि नोट्स तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है वो अपने आप में ही सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की बहुत अच्छी तैयारी करने की प्रक्रिया होती है। फ्रेंड्स, आखिरी में मैं एक बात आप सबसे और कहना चाहूँगा जो किसी भी मायने में कम इम्पॉर्टेंट नहीं है। देखिए, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है वो किसी एक पर्टिकुलर किताब से नहीं हो सकती। उसके लिए आपको हाथ पैर मारने होते हैं, कई किताबों से, जो भी आपके सिलेबस से जुड़े हुए टॉपिक होते हैं वो टॉपिक्स वहाँ से लेने होते हैं। वहाँ से अगर टॉपिक्स कवर नहीं हो रहे हैं तो आपको और कहीं से उन्हें जुटाने होते हैं, तब कहीं जाकर के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी होती। कॉलेज की तरह ऐसा नहीं होता कि एक किताब लिए और उससे बात बन गई। मुझसे स्टूडेंट यहाँ तक पूछते हैं कि सर ये जो प्रश्न है ये किस किताब से आया था, जरा सा बताइए। या अगर मान लीजिए कभी कभार कोई क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर किताब से पूछ भी लिया गया, कोई क्वेश्चन, और वो भी कभी कभार, तो स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं यही बुक सबसे अच्छी किताब बुक है और इसी से उसको तैयारी करनी चाहिए। यहाँ यह पद्धति काम नहीं करती है। आपको अलग अलग बुक्स कंसल्ट करनी होंगी, चीज़ें जुटानी होंगी, जुटाने के बाद उनको अच्छे तरीके से समझना होगा, तब जाकर कहीं सिविल सर्विस की तैयारी फ्रेंड्स हो पाती है।
मुझे लगता है कि इतनी बातचीत के बाद शायद आपके दिमाग में यह बात बहुत स्पष्ट हो गई होगी कि किस तरीके से सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जो प्रिपरेशन है वो कॉलेज के प्रिपरेशन से, मैं यूं तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही अलग है या एकदम उसके विरोध में है, लेकिन उसका एक बहुत ही रिफाइंड फॉर्म यहाँ आपको देखने को मिलता है। और जब आप इसे रिफाइन कर लेते हैं तो यही आपको सिविल सर्वेंट बना भी देता है। तो दोस्तों, मेरी इन बातों पर आप सब विचार करें और विचार करने के बाद यदि आपको लगता है कि नई नई बातें बिल्कुल सही हैं, तो फिर आपके सामने इसके सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं रह जाता कि आप इन पर अमल करें, और मुझे यकीन है कि आप इन पर अमल करेंगे। आप सबके लिए एक सूचना भी है दोस्तों कि अब हम लोग इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी आ गए हैं। आप हम लोगों को वहां भी फॉलो कर सकते हैं और इनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। नमस्कार।